Good morning, class. Today we will discuss about the conservation of forest and wildlife. Okay, so in last lecture we have read about threatened species. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे स्पीसीज़ के बारे में हमने पढ़ा जो कौन सी वल्नरेबल हो चुकी है, कुछ एंडेंजर्ड बनने वाली है, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी है. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इसी तरह स्पीसीज़ ख़त्म होती जाएगी. तो हाँ, अगर हमने इसके लिए कोई प्रिवेंशन या कोई स्टेप्स नहीं लिया तो इस तरह से स्पीसीज़ धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जाएगी, जिसका इफ़ेक्ट अदर स्पीसीज़ पर पड़ेगा और उस स्पीसीज़ वो जिन पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो स्पीसीज़ भी एक्सटिंक्ट होती जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन्हीं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ को बचाना है, क्योंकि फॉरेस्ट बचेंगे तो कई वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिक बचेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्टेप के बारे में बताएंगे जिसके कारण हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व मतलब बचा सकते हैं उन्हें एक्सटिंक्ट होने से. ठीक है, तो हमें कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को. किस लिए? हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे, प्रिजर्व रहे. ठीक है, और एंडेंजर्ड स्पीस को अगर हमने एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया, ठीक है, तो इसके कारण हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बना रहेगा एनवायरनमेंट में. और कुछ ऐसे स्टेप्स हम आज डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचा सकते हैं. ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप है आपका एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना. ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को लगाना. आप नए नए ट्री प्लांट करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो छोटे छोटे प्लांट बड़े होकर ट्रीज़ बनेंगे. इस तरह से जो पेड़ों की कटाई हो रही है, जो पेड़ खराब नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो उसकी जगह आप नए पेड़ लगाते जाइए ताकि फॉरेस्ट एरिया कंजर्व रहे और फॉरेस्ट एरिया मतलब वहाँ की स्पीसीज़ को भी उनका हैबिटेट मिलता रहे. ठीक है, तो एटलीस्ट कई सारे जितना हम प्लांट कट करते हैं, जितने बड़े बड़े ट्रीज़ कट करते हैं, उसके बदले हमें जो नए प्लांट लगाने चाहिए ताकि वो नेचर में बैलेंस बनाए रखे. नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर. ठीक है, जंगलों में लगने वाली आग. अब फॉरेस्ट फायर जनरली होता क्या है, नेचुरली होती है फॉरेस्ट फायर. ठीक है, और फॉरेस्ट फायर से क्या होगा, जैसे कुछ ऊंचे ऊंचे टॉल ट्रीज़ जो होते हैं ना, जब वो तेज़ हवा के झोंकों से आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या होता है, उनके बीच में स्पार्किंग होती है और वो स्पार्किंग सूखे पत्ते और सूखी टहनियों में आग पकड़ लेती है और इसके कारण पूरे जंगल जल जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट फायर है उसके कारण भी पूरे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो उसके लिए हमें कोई अरेंजमेंट करना चाहिए. हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का, और इतना हाई अमाउंट में होना चाहिए कि वो फॉरेस्ट फायर को इनिशियल लेवल पर ही ख़त्म कर दे ताकि वो और आगे न बढ़ पाए. ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग. ठीक, तो ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ग्रासेस और ये खा जाते हैं. तो जब एक ही जगह से आप बार बार कोई एनिमल्स है वो ग्रेजिंग करते रहेंगे तो उस जगह पर प्लांट कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे और उस जगह को धीरे धीरे बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जितने प्लांट वहाँ ग्रो करके बड़े होने की बजाय उसे पहले ही खा लिया जाता है. तो ऐसा करने से वो प्लांट कभी बड़ा नहीं होगा और उसके कारण क्या होगा, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा. तो ओवर ग्रेजिंग भी यानी अति चराई, बहुत ज़्यादा मात्रा में चर लेना एनिमल्स का, वो कहलाता है ओवर ग्रेजिंग. और वही कारण है कि हम ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तो हम इसे रोक सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको एक फैक्ट गिवन है. डू यू नो द वन महोत्सव प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने वन महोत्सव नाम का एक प्रोग्राम है जो अब शुरू किया है ताकि जो फॉरेस्ट वगैरह और उसका लॉस हो रहा है उसको कवर करने के लिए. ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है पूरी कंट्री में. कब? जुलाई के फर्स्ट वीक में. ठीक है, और इस पीरियड में क्या किया जाता है, कई सारे नए नए पौधे लगाए जाते हैं, नए पेड़ लगाए जाते हैं. ठीक है, पूरे इंडिया में
हर वो रीज़न पर स्पेशली जहाँ बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि आजकल ये स्कूल में भी सेलिब्रेट किया जाता है, स्कूल में भी बच्चों को प्लांट्स मंगवाए जाते हैं और सैपलिंग करवाई जाती है। नाउ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ क्लोज रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सीधी सी बात है, आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हो तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात ऑटोमेटिक आती है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट ही फॉरेस्ट है, ठीक है। और जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो सारे एनिमल जो रहते हैं फॉरेस्ट में, जितनी भी वाइल्ड लाइफ्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड हो जाएगी। तो इसीलिए हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हंटिंग रेगुलेशन, ठीक है, यानी गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली इस चीज़ पर बैन कर दिया गया है कि आप एनिमल हंटिंग नहीं कर सकते, आप शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। और स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, अगर आप एंडेंजर्ड स्पीसीज़ यानी कि जो पहले ही ख़त्म होने की कगार पर है और आप उसकी हंटिंग करते हो तो उसके लिए जेल भी हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको फाइनेंशियली भी पनिशमेंट मिलता है और साथ में जेल भी जाना पड़ता है, ठीक, उसके लिए भी कुछ सज़ा है। नाउ रीफॉरेस्टेशन मतलब रीस्टोरिंग द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ से पेड़ ऑलरेडी कट चुके हैं तो वहाँ पर जाकर नए पेड़ को लगाएं, ठीक है, और नई नई सैपलिंग्स करते रहें। तो वो स्पीसीज़ जो उस फॉरेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग में हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको क्या करना चाहिए, उसी हिसाब से बैलेंस रखना चाहिए। जैसे आपने जितने पेड़ काटे हैं तो वहीं पर आपको एक ही जगह से सारे ना काटते हुए कुछ रैंडमली पेड़ को कट किए जाएं, ठीक है। उसके अलावा कि जहाँ जिस पेड़ को आप कट कर रहे हो उसी के बीच जब आप काटते हो तो उसी के बीच की वहीं सैपलिंग कर दी जाए, ठीक। तो इससे हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। अब जो पेड़ होते हैं अगर वो सेम स्पीसीज़ के हैं तो जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तो आप उसी पेड़ों को लगाएं ताकि वो स्पीसीज़ उसी के थ्रू ग्रो कर सकेगी, ठीक है। देन फॉरेस्ट एक्ट एम्स जो होता है प्रिजर्वेशन का और कंजर्वेशन का, जिसमें नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, उन्होंने एक बेसिक नीड जो है वो डिसाइड कर रखी है कि इंडियन पीपल जो है या इंडिया के जो लोग हैं उन्हें फॉरेस्ट से कितनी नीड हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी वुड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी नीड तो है, हम भी वुड का यूज़ एज अ फ्यूल करेंगे, लेकिन हम लोग इतना यूज़ कर लेते हैं कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के भी बाहर हो जाए, मतलब ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ पे उसका इफेक्ट होने लगे, तो वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए फॉरेस्ट एक्ट एम्स ने क्या किया है कि पीपल की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ही परमिशन दी है, ठीक है। और रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है अगर फॉरेस्ट को आप अनडिस्टर्ब रखो। अनडिस्टर्ब मतलब आप उसे डिस्टर्ब ना करेंगे तो आप देखते रहेंगे कि जो पेड़ पौधे लगे हुए उन्हीं के बीज ऑटोमेटिकली नीचे गिरते जाते हैं अर्थ पे, और वही फिर से नए पौधे बन के फिर से ग्रो अप करते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरली भी होता है। नाउ थर्ड वन है हैबिटेट प्रोटेक्शन। देखो हमें वाइल्ड लाइफ को उनका एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि ये तो एंडेंजर्ड हो चुका है, इसकी काउंटिंग पहले ही कम है, तो इसे बचाने के लिए हम किसी अच्छे से सुंदर से बंगले के अंदर उसे रख दे या घर के अंदर रख ले, तो वो उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है ना। वो उनका हैबिटेट क्या है, नेचुरल फॉरेस्ट, प्लांट्स, ट्रीज़, उन्हें इन्हीं के बीच में रहना पसंद है। अब आप उन्हें बिल्कुल सिक्योर जगह पर लाकर अच्छे घरों में रख रहे हो तो क्या वो रह पाएंगे, नहीं। तो हमें उनका एक्चुअल हैबिटेट उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए और उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है, नेशनल पार्क्स, ये सब बनाते हैं। क्यों, ताकि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे इसके अंदर प्रोटेक्ट रह सके। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उन्हें अपना नेचुरल हैबिटेट मिलने लगे। जैसे आप जू वगैरह जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ कई सारे ट्रीज़ होते हैं, है ना, और वाटर लेक या पॉन्ड जैसा बना होता है ताकि उन एनिमल्स जो वहाँ रहते हैं उन्हें ऐसा फील हो कि ये हमारा नेचुरल हैबिटेट ही है, ठीक है। उसकी जगह अगर हम उन्हें बहुत अच्छे घर के अंदर रखते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ नहीं चाहते कि उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो, तो उनके हैबिटेट को हमें वैसा के वैसा बनाए रखना चाहिए। नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हैबिटेट को अनडिस्टर्ब करना है आपको।
अनडिस्टर्ब मतलब क्या, आप वहाँ पर जाना आना अलाउ नहीं है, वहाँ पर पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते, ठीक है, और वहाँ का कंजर्वेशन और मेंटेनेंस भी आपको करना है। और वो एरिया जो होते हैं वो लैंड वाला भी हो सकता है, वाटर वाला भी हो सकता है, पर आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। कुछ लॉज और उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप उन एरियाज़ में जा भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है। तो वहाँ के लिए स्ट्रिक्टली ना किया गया है कि इतने एरिया में सबसे ज़्यादा ये एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उन एनिमल को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो आपको उस एरिया में कोई पेड़ों को नहीं काटना है, उस एरिया में आपको नहीं जाना है, बिल्कुल उन्हें उनके नेचुरल एटमॉस्फेयर के साथ छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर उन्हें प्रोटेक्शन में रखा गया है, उनके ऊपर हंटिंग नहीं की जाएगी, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऐसे एरियाज़ को कहते हैं हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्वर, ठीक है। और इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, जिनकी काउंटिंग वैसे ही कम है, अगर वो अपने जैसी सेम स्पीसीज़ वाले एनिमल्स को नहीं देखेगी तो वो अकेली भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए जितने भी सिलेक्टेड या कुछ काउंटिंग में जैसे एनिमल्स हमें मिलते हैं, स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वाले, तो उन्हें हम इस पार्क के अंदर या सेंचुरीज़ के अंदर रख लेते हैं, ताकि वो आपस में अपने जैसे सेम एनिमल्स को देखते भी रहें और उन्हें उनका नेचुरल हैबिटेट मिलता भी रहे, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे नेशनल पार्क सेंचुरीज़ के बारे में। तो नाउ नेशनल पार्क, तो जो ये सबसे बड़ा लार्ज एरिया होता है जो प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट और मेंटेन किया जाता है, किस लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। और उनकी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर प्रिजर्व मतलब मेंटेन की जाती है एनिमल्स के लिए। फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग है, उन्हें चरने की आदत होती है एनिमल को, तो वो देखा जाता है। कल्टीवेशन है क्रॉप का, यहाँ पर ये चीज़ें अलाउ नहीं होगी, मतलब आप दूसरे एनिमल की ग्रेजिंग वहाँ पर नहीं करवा सकते। वो जिस एनिमल को अंदर रखा गया है केवल वही एनिमल की ग्रेजिंग, उनकी फूड उनको डेली देना, ठीक है, और उनकी ब्रीडिंग, जब वो अपने यंग वन को जन्म दे तो उनकी केयर करना, ये सब केवल अंदर प्रिजर्व किए हुए एनिमल के लिए ही अलाउ होता है। ये बाहर से किसी और एनिमल्स के थ्रू वहाँ पर ग्रेजिंग कर लो और उनका फूड ख़त्म कर लो जो अंदर है, ऐसा अलाउ नहीं होता। तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर केयर में होता है और वहाँ पर केवल टूरिज्म जा सकते हैं जो केवल देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया होता है और सफिशिएंट है हमारी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। तो इसके अंदर वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लोरा और फ्यूना दोनों को, लैंडस्केप पार्ट को भी, हिस्ट्रिक ऑब्जेक्ट को भी, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि जो हिस्ट्रिकल थिंग्स है तो उन्हें भी वहाँ प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि टूरिज्म उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक सतपुड़ा नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, ये सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट मतलब सबसे पहला पार्क था किसका, रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया का, ठीक है। एंड सबसे फाइनेस्ट इंडियन टिक ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा वहाँ के फॉरेस्ट में, ठीक है। नाउ एक न्यू फैक्ट है वो पढ़ लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर was launched by the government to protect the tiger in the country, and the objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country। आपको पता है कि टाइगर एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए पूरी तरह से, इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इसी चीज़ के लिए डील की जाती है कि कैसे हम उस टाइगर्स के जो हैबिटेट है उन्हें वापस प्रोवाइड कर सके, उनका सर्वाइवल इजी कैसे हो सकता है, उनका मेंटेनेंस कैसे किया जाए ताकि टाइगर की पॉपुलेशन कंट्री में बनी रहे, ठीक है। नाउ आपको पता है कि टाइगर धीरे धीरे डिसअपेयरिंग होते जा रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं देते जितनी क्वांटिटी में उन्हें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पार्क जो बना हुआ है वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो चुकी है ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी इनकी स्पीसीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना चाहिए। अभी ये काउंटिंग लेवल पर है, जैसे 102 नेशनल पार्क्स हमने अभी बना रखे हैं इंडिया में, ठीक है। तो उसमें से कुछ खास नेशनल पार्क की बात करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये क्वेश्चंस आपका हमेशा आता है, इवन आप 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हो तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में है,
ठीक है, किस लिए बनाया गया इसे? टाइगर को कंजर्व करने के लिए। कांजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है ना। वन हॉर्न राइनासोरस मतलब एक सींग वाला जो राइनासोरस होता है उसके लिए बनाया है। गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस को प्रिजर्व रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए बनाया गया है। उसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, जो कान्हा किसली जिसे कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश में है और उन्हें किस लिए बनाया गया है? टाइगर कंजर्व करने के लिए। ठीक है, देन ये सरिस्का नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में, टाइगर के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये नेशनल पार्क से जो कंजर्वेशन करते हैं ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये वो एरिया होता है जहाँ स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, क्योंकि आपने देखा होगा नेशनल पार्क में आप टूरिज्म को अलाउ करते हो, जो देखते हैं टिकट वगैरह लेकर घूमना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं। ठीक है, और ये वो एरिया होता है जहाँ स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड है। ठीक है, और हर तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है और उनका नेचुरल हैबिटेट दिया गया है। ये सूटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, ताकि वो अपने हैबिटेट में रह सके और वो ये समझे कि ये हमारा नेचुरल हैबिट है, हम फॉरेस्ट के अंदर ही रह रहे हैं, और उसी तरह उन्हें फूड वगैरह सब दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी, ना टूरिज्म ना किसी और पर्पज़ से ह्यूमन बीइंग जाते हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ को यहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ एक्टिविटी जैसे कि हार्वेस्टिंग है टिम्बर की, या कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये अलाउ होता है। मतलब आप यहाँ घने जंगल होते हैं ना, तो वहाँ से आप अगर कोई मेडिसिन यूज़ के लिए प्लांट का यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, कहीं छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह लेना चाहते हो, तो ये आप ले सकते हो। ठीक, तो वो भी जो गवर्नमेंट अंडर केयर में होते हैं वही उन चीज़ों का यूज़ करते हैं और सप्लाई कर देते हैं बाहर की तरफ। बाकी दूसरे एनिमल्स वगैरह, दूसरे ह्यूमन बींग्स या टूरिज्म में जाना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मतलब आप अगर प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हो प्लांट से, तो वो चीज़ उनको डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पेड़ों की कटाई नहीं कर रहे हो। आप उससे रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ही आप गेन कर रहे हो, कोई मेडिसिन हो गई या कोई वैक्स हो गया है, ऐसी कोई चीज़ें आप ले रहे हो तो आप ले सकते हो जो एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो प्रोवाइडेड द सेफ हैबिटेट, ये आपको बिल्कुल सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करता है फॉर सम ऑफ द थ्रेटन्ड एनिमल, लाइक मतलब जैसे कि ब्लैक बक है, एलिफेंट्स है, ठीक है, कैट पिंक हेड हैं, ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी है ना, बिग कैट्स है, पिंक हेडेड डक है, ये जो ऐसे जो थ्रेटन्ड स्पीसीज में आ चुके हैं। थ्रेटन्ड मतलब जो अभी वल्नरेबल है, वल्नरेबल से एंडेंजर्ड हो जाएंगे और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में है, उन सबको प्रोटेक्ट और एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसके सभी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल को कंजर्व करते हो और उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हो, और जबकि दूसरी जगह आपने देखा होगा उन्हें केज में भी रखा जाता है। अब देखो 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है अभी तक में। ठीक है, उसमें से कुछ खास सेंचुरीज़ के नेम बताएं, जैसे भरतपुर, ये आप लर्न कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में है। इंडिया के अंदर ओनली एक ऐसा प्लेस है, मैंने आपको बताया था, ये आपने 7th में पढ़ा होगा, साइबेरियन क्रेन्स जहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो साइबेरिया से माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं कुछ टाइम बिताने, वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। नाउ चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है, ये उड़ीसा में है, बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए बनाया है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरीज है, हरियाणा में है, इंडियन बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए बनाया है। बंदीपुर सेंचुरी है कर्नाटका में, ठीक है, ये एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए बनाया है। ठीक, और मधुमलाई सेंचुरी है तमिलनाडु में, ये इंडियन एलिफेंट्स के लिए बना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर ओवर करते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से और प्रिजर्व एरिया के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बायोस्फीयर। ठीक है, और रेड डेटा बुक क्या होती है, माइग्रेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू।